गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था। आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये बड़ा काम आने वाला है, क्लास 12 में 4-5 जगह यूज होगा, 11 में भी यूज हुआ था ग्रेविटेशन में, अगर थोड़ा सा याद हो किसी को, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दूसरा हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे जो पूछी जाती है, फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, या उसके क्या कंटेक्स्ट हो सकते हैं, वो सारी चीजें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और ढेर सारे प्रीवियस ईयर्स के न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास थ्योरेटिकल के बाद जो भी है वो न्यूमेरिकल रहने वाली है, कल की क्लास वो भी न्यूमेरिकल रहेगी। हम 2-3 दिन न्यूमेरिकली डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 2 डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। 3 पार्ट्स में इसे पढ़ेंगे, चार्ज एंड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स। तो अभी हम मतलब 2 दिन या 3 दिन के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। लगभग 15-20 दिन। मैंने पहले भी कहा था कि पहले वाले चैप्टर को थोड़ा धीरे धीरे से पढ़ेंगे। एक प्रॉमिस मैंने आपसे आज और क्या था कि मैं आपको रूट सोल्व करना सिखाऊंगा। रूट सोल्व करना सिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, उस तरह से स्लाइड में प्रिपेयर नहीं कर पाया तो इसे एक दिन के लिए और थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं। कल की क्लास में रूट सोल्व करना भी सिखा दूंगा। बेसिकली जो छोटी छोटी कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ेगी वो मैं सारी आप लोग साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। जरा मुझे दो बात बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर? स्केलर वो जिनके पास डायरेक्शंस नहीं होते और वेक्टर जिनके पास डायरेक्शंस होते हैं। अगर मैं स्केलर का सम करूं तो सम को क्या बोलते हैं बच्चे? एल्जेब्रिक सम। अगर वेक्टर्स का सम करेंगे तो सम को क्या कहेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इररेस्पेक्टिव कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी रही हो, उसका अगर हमें सम करना है तो कैसे करेंगे बच्चे? आज के बाद से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, क्लास 11 में पढ़ा था वेक्टर सम के लिए ट्रायंगल लो है, पैरेललोग्राम लो है, ये सुपर लो कहां से आ गया? तो ये बस एक नाम है, जैसे एल्जेब्रिक सम है वैसे ही एक नाम क्या है बच्चे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज की क्लास को वहीं से स्टार्ट करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या। इसके लिए एक बड़ा फनी सा इंसिडेंट में क्रिएट कर देता है, थोड़ी सी स्टोरी नरेट कर देते हैं तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। दो बड़े पक्के दोस्त थे, कोई भी कैरेक्टर बता सकता आप मुझे अपनी बुक का, या बता दो। चलो मैं यहां से ले लेता हूं, चारू और नक्षत्रा, ये दो बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे मान के चल लेते हैं। लो अगर दोस्ती को नापने का कोई पैमाना है तो इनके 100/100 है, इतनी तकड़ी दोस्ती है, ऐसे मान लगते हैं। दो ग्रुप है, ये अकेला ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता जिनका 100/100 आता है। एक और यारी है गरिमा की और तनीषा की, ये भी बड़े पक्के दोस्त हैं। अगर सोनीपत में कहीं कोई लड़ाई हो जाए तो इनकी दोस्ती के चर्चे होते हैं कि भैया ये दो दोस्त हैं, दोस्ती हो तो ऐसी। अगर जय वीरू के बाद किसी की दोस्ती की चर्चा हुई है तो ये दो पेयर हैं आपके सामने। अगर ये भी पैमाना हो तो ये भी 100/100 है, मतलब दोस्ती वहां तक है मेले बाबू ने थाना थाया। तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी, जीवन में सब कुछ सही चला, धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, ग्रुप बड़ा हुआ और इनके ग्रुप में एक तीसरा इंसान आ गया। इनके दोस्ती में एक तीसरा इंसान ये आ गया, कोई पर्सन आया। ऐसे ही इस ग्रुप में भी एक नए जेंडर का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। इस तरह से दोनों ग्रुप में हुआ, हम इस तरह से मान लेते हैं, क्योंकि लाइव है क्लास तो ज्यादा बकवास में उस तरह से कर नहीं सकता, तो चीजों को लिमिट में रह के थोड़ा सा क्रिएट कर लेते हैं नरेशन। पहले दोस्ती के पैमाने थे, सब पे खरे उतरे, ये नंबर मिले 100/100, सारी बातें एक दूसरे से शेयर करना, इधर भी यही दस्तूर था, ऐसा कुछ अलग नहीं था दोनों में। अब ये नया वाला बंदा आ गया, ऐसे मान लेते हैं
कि भैया पहले इसका इसके साथ रिलेशन 100 से था, कितने से 100, जब ये नहीं आया इस वाले का इसके साथ 100 हो गया और इसके साथ अब बदल के 60 हो गया, बदल के 60, यानी एक तीसरे के इंट्रोडक्शन से उनकी जो भी बॉन्डिंग थी उसमें फर्क पड़ा। और ये बड़ा अच्छा सा रूल भी, अगर किसी के ग्रुप को तोड़ना है तो उसके अंदर चले जाओ, बाहर से तोड़ना मुश्किल होता है, अंदर चले जाओ। तो ऐसा हुआ, तीसरे पर्सन ने आके इनकी दोस्ती को हिला दिया, तीसरा तो यहां भी आया, ये पहले इन दोनों का कितना था 100 आउट ऑफ 100, ये इधर से गरिमा का इसके साथ कितना हो गया 100 आउट ऑफ 100। तनीषा को इतना जचा नहीं है, कहती रहती गरिमा ठीक इंसान नहीं है, देख मैं तो पहले इन्फॉर्म कर रही हूँ, कभी बाद में गए, इसका इसके साथ कोई ज्यादा जचा नहीं, ये इसका सिर्फ 40 के साथ इस तरह से बस दोस्त का दोस्त है तो इस तरह से दोस्त रहा। पर एक बड़ी मजेदार बात ये हुई कि इनके अपने रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आने के पहले से भी 100 था और बाद में भी 100 था, इनकी आपस में क्या बॉन्डिंग है उससे मतलब ही नहीं था, ठीक है। जहां किसी तीसरे के आने से पुराने रिलेशन पे फर्क ना पड़े उसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। तो इन दोनों में से किसकी यारी सबसे तगड़ी हुई, सुपरपोजिशन वाली, बी ग्रुप की। ये बात हमें समझ में आई। तो व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता था, अब थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में आते हैं, कि मेरे पास ये एक चार्ज है Q1, मेरे पास ये एक चार्ज है Q2, मुझे F1 के फोर्स की डायरेक्शन बता दो, तो हम यही लिखेंगे F21, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं कितना, 40 यूनिट था, कितना था 40 यूनिट। अब इस ग्रुप में एक तीसरी पार्टी आ जाती है Q3 नाम की, अब Q3 भी इस पे फोर्स लगाएगा, Q3 ने फोर्स लगाया 20 यूनिट से। कहने का मतलब यह है कि जब ये तीसरा चार्ज नहीं था तो दोनों येलो चार्ज के बीच में फोर्स कितना था 40, इस ग्रीन चार्ज के आने से सेकंड के साथ उसने कितना फोर्स लगाया 20, पर इन दोनों का जो इनिशियल फोर्स है उस पर कोई चेंज नहीं आया, इसी को क्या बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सिंपल सा है ये तो। हाँ, अगर सिर्फ दोनों चार्ज रहे हो, Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है 40, पर इस Q3 के आने से इस Q2 का नेट फोर्स बदल गया, इंडिविजुअल रिलेशन नहीं बदला। यहां एक फोर्थ चार्ज भी ले आओ, इसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ये Q4 आ गया, ये चाहे लगा, इसे कोई मतलब नहीं है, ना F23 बदला ना F21 बदला, पर इस सेकंड चार्ज पे नेट फोर्स बदल गया। अब नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो इस पूरी कहानी को जोड़ के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोल दिया जाता है। जो ये पूरी कहानी है, इस कहानी को जोड़ के क्या बोल दिया जाता है बच्चे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और बोर्ड तुम्हारा सीबीएसई इतना मासूम है, ऐसे सवाल पूछता है व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यहां ना पूछेगा मैग्नेटिज्म में पूछ लेगा, मैग्नेटिज्म में नहीं पूछेगा तो ऑप्टिक्स में पूछ लेगा, पर पूछा गया है फ्रिक्वेंटली लास्ट ईयर्स में, तो हमें लिखने में कोई ज्यादा ऐसा हर्ज नहीं होना चाहिए। तो एक बार हम उसे भी लिख लेते हैं, किसको, कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है। तो चलो जी लिख लेते हैं, इस प्रिंसिपल को लिखने में तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और बेटा समझ में आएगा गरिमा से ना, ऐसा समझ में आएगा, एक दो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उसे इग्नोर मारिए, वैसे भी तो कितनों को मार दिया तू। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, according to superposition principle, according to superposition principle, force between two charges is independent from the presence of third charge, but net force on the charge is given by
vector sum is given by vector all the forces taken one at a time, taken one at a time, यानी एक बार में एक ही फोर्स को क्या करना है बच्चे, हमें एंटरटेन करना है। ऐसा नहीं है कि सबको एक साथ कर देंगे, पहले एक को फिर दूसरे को फिर सबका क्या कर लेंगे बच्चे, हम वेक्टर सम कर लेंगे। समझ में आया बच्चे, कोई मुश्किल तो नहीं है। ये वाला रूल लगाएंगे कहां, हम लिख तो लिया रूल, तो हम ये वाला रूल वहां लगाएंगे जहां दो से ज्यादा चार्ज होंगे। दो होंगे तो इससे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके किसमें, न्यूमेरिकल में, डेरिवेशन में दो से ज्यादा चार्ज आ जाएंगे तो हमेशा कौन सा रूल लगाएंगे हम, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। कोई ज्यादा खतरनाक रूल नहीं है, नाम में ही थोड़ा सा ऐसा लगता है अजीब सा, पर बड़ा सिंपल सा है। दिस रूल इज एप्लीकेबल वेयर देयर इज मोर देन टू चार्जेस। अब वो तीन हो, चार हो, पांच हो, हजारों, उससे फर्क नहीं पड़ता, फिर कौन सा लॉ लगेगा बच्चे, सुपर पोजिशन। तो ये वाला नोट भी लिखवा देता हूं, चीजें याद रहेंगी। एप्लीकेबल where there is more than two charges, जहां दो से ज्यादा चार्ज रहे होंगे वहां हम इस लॉ को लगा लिया करेंगे। मुझे जरा थोड़ा सा कल की क्लास से बता दो, ठीक भी लगेगा। वेक्टर मुझे कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म बता दो, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 r cube। ये 1-2 का नोटेशन डायग्राम के बाद बना दूं भाई, 1-2 का नोटेशन किसके बाद बना दूंगा, डायग्राम। चलो आपके लिए मैं डायग्राम भी बना देता हूं, तो उससे हमें चीजें थोड़ी सी समझनी और आसान हो जाएंगी। इस चार्ज का नाम रखा हमने q1, इस चार्ज का नाम रखा हमने q2। तो ये वाली लाइन का नाम शायद आप मुझे बता सकते हो, जल्दी से बोलो, इस लाइन का नाम क्या लिखा था, R1। बात नहीं, जो जितनी बात करेगा उससे टॉपिक उतना कम समझ में आएगा। और एक बात मैं दावे से कह रहा हूं बेटा, कि जितनी आसान फिजिक्स मैं बना सकता हूं, मुझे तो लगता है तुम्हारे शहर में कोई बना पाएगा। ये R2 जितना सिंप्लीफाइड, जितना सिंक में जो स्टडी डाटा तुम्हारा है, किसी का भी नहीं है। एक टीचर क्या करता है, आपको पूरी बुक देता है कि इसमें से सब कुछ आएगा। मैं बुक के साथ आपको डेली दे रहा हूं यार, कि एक पेज आपको डेली भी दे रहा हूं, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से रखो। ये वाली लाइन का नाम बताओ, इस लाइन का नाम क्या रख दूं, R21। जिस पे जाते थे उससे पहले लिखते थे और जहां से जाते थे उससे बाद में लिखते थे, और इसका नाम हमने रख लिया था कितना, F21। ये समझ में आया बच्चे। एक ट्रायंगल में आपके लिए यहां से पूछता हूं, R1, R2 और R21, ये तीन वेक्टर दिख रहे हैं, R1, R2 और R21, इसमें से रिजल्टेंट कौन सी साइड है, अगर एक बार बता दो तो बात बने। R2 इज द रिजल्टेंट। हाउ यू कम टू नो, टेल से टेल और हेड से हेड, बचपन की एक्सरसाइज थी ये तो हमारी। तो R2 को क्या लिखा जा सकता है, R2 1 वेक्टर प्लस R1 वेक्टर, क्या ये लिखा जा सकता है बच्चे? तो मुझे ये बता दो, R21 को क्या लिख सकता हूं, R2 माइनस R1, क्या लिखा जा सकता है बच्चे? पक्का। यहां नॉमेनक्लेचर करते हैं फॉर द गिवन सिचुएशन। अगर ये F21 हो तो किसकी डायरेक्शन में, R21 की डायरेक्शन में, और यहां क्या आ जाएगा बच्चे, R21 के मैग्नीट्यूड का क्यूब। अगर मुझे कहीं जरूरत पड़ी तो R21 क्या लिख सकता हूं, R2 माइनस R1। दिस इज द सिंपल मैथ्स जो हमने पढ़ा था 11वीं क्लास में वेक्टर में। भाई क्लियर है सबको? अगर मैं कहीं ऐसे, या आपको यहां कहीं लिखा मिल जाए पेपर में R2 माइनस R1, कुछ नया थोड़ी ना है, बेवजह चीजों को लंबा क्यों करना। यहां में पूरे नंबर मिलते, हमने ले लिया पूरे नंबर। समझ में आया हमें? कोई मुश्किल चीजें समझ में आई है? सुपरपोजिशन का फंडा समझ में आया? दो चार्ज के बीच का फोर्स किससे इंडिपेंडेंट है, तीसरे चार्ज से, बट उस चार्ज पे क्या बदल जाता है, नेट फोर्स बदल जाता है।
अगर 2 चार्ज हैं तो 10 न्यूटन, तीसरा इधर आ गया तो 10 और 5 का रिजल्टेंट, इधर आ गया तो उसका भी रिजल्टेंट, इधर आ गया तो उसका भी रिजल्टेंट। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आया? अगली एक्सरसाइज अगले टॉपिक की तरफ। फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मतलब क्या हुआ, जरा से इसे समझो। फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मेरे पास ये रहा एक चार्ज, ये रहा आपके पास एक चार्ज बच्चे, इसका नाम रख दिया कैपिटल क्यू। इसका नाम क्या रख दिया? कैपिटल क्यू। ये रहा एक चार्ज Q1 फॉर एग्जांपल। इनके बीच में कूलम्स फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कैपिटल Q डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ दिस सेपरेटिंग डिस्टेंस। डायरेक्शंस क्या होंगी आपको पता है। मान लो ये इसकी लोकेशन ये रही है, अगर यहां पे एक और चार्ज आ जाए, यहां पे क्या आ जाए बच्चे? एक और चार्ज, ये आ गया दूसरा चार्ज यहां पे Q2, अब क्या होगा? तो आंसर है इन दोनों के बीच में भी फोर्स लगेगी। मैं कहता हूं कि यहां नहीं रुके, यहां एक और चार्ज आ गया Q3, अब क्या होगा? इसकी वजह से भी फोर्स लगेगी इस पे। एक चार्ज यहां आ जाता है Q4, तो आपको भैया इसकी वजह से भी लगी, इसमें तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। मैं कहता हूं कि यहां मेरे पास ऐसे n चार्ज हैं, मेरे पास कितने चार्ज हैं? ऐसे n चार्ज हैं। तो ये वाला चार्ज सबकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो मोड ऑफ इंटरेस्ट ये नहीं है कि ये इसकी वजह से कितना कर रहा है, इसकी वो तो मुझे पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2। मोड ऑफ इंटरेस्ट ये है कि इन सब की वजह से कितना कर रहा है। इसे ऐसे समझो कि मैं हूं, इधर से तनीषा अपनी तरफ खींचती है, इधर से परी अपनी तरफ खींचते, पीछे से कोई खींचता, आगे से कोई खींचता है, मैं किस तरफ जाऊंगा भाई? जहां नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो बेसिकली मुझे इस पे क्या कैलकुलेट करना है? नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है। अभी अभी रूल देखा था क्या, जब 2 चार्ज से ज्यादा का सिस्टम आ जाएगा तो किसको लगाओ? क्या कहता सुपरपोजिशन? कि सारे चार्जेस की अलग अलग फोर्स निकालो, स्केलर फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में? वेक्टर लिखा था, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स, और सबका क्या कर दो बच्चे? एल्जेब्रिक सम। और वेक्टर फॉर्म के लिए किस चीज की जरूरत है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बेसिकली हमें क्या बनाने की जरूरत है? सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम। रंग बिरंगे पेन की दुनिया बताई थी ना कि लेके आओगे आप अपनी, वो आज काम आएगी। कैसे काम आएगी? आप एक रंग से पूरे चार्जेस का सिस्टम बनाएंगे, एक रंग से कोऑर्डिनेट बनाएंगे, एक रंग से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक रंग से पोजीशन वेक्टर, और एक रंग से फोर्स के डायरेक्शंस मैं बनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम कभी बोर्ड से देख के नहीं बना पाओगे जीवन में, समझ लेना तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। फिर आपको अजीब सा लगेगा अपना फिगर, उसे बार बार रफ करोगे और फिर मुझसे कहोगे भैया खराब बना है हमारा, तो आप खुद जिम्मेदार रहेंगे उस खराब डायग्राम के लिए। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। जरा मुझे आप एक बात बता दो, मैं ग्रीन कलर यूज कर लूं? रेड कर लेते हैं चलो। इसको क्या बोलते हैं? जल्दी से बोलो, इसको क्या? इसका, हाँ इसका नाम क्या रखेंगे? R1। क्या रखेंगे? और नाम भाषा क्या इसकी? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। ठीक है, इसका नाम बता बेटा, क्या लिखूंगा मैं? R2 इज द नेम। वेरी गुड। तो इस पे हम साथ के साथ नेमिंग भी करेंगे क्योंकि बाद में कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो डायग्राम बनाना देखने बहुत सुंदर लगता है ये डायग्राम, दिक्कत ये कि आपसे खुद नहीं बनेगा। इसका नाम बता दो, क्या लिखूं? R3। इस पे क्या नाम लिखना पसंद करेंगे हम? R3। अच्छा, कैपिटल क्यू पे कोई नाम है क्या? कैपिटल क्यू पे तो कुछ भी नहीं है, तो हम 1 2 की टर्म्स में लिख रहे, कुछ नहीं तो नोट लिख लूं। इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो क्या लिख दिया मैंने इसके लिए? नोट। तो इसका नाम क्या लिख दिया हमने? आर नोट वेक्टर। तो आर नोट वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल क्यू। इस पे नेट फोर्स कैलकुलेट कर ले, इसलिए मैंने इसे कैपिटल क्यू लिख दिया, बाकी कुछ नहीं है, आप स्मॉल भी लिख सकते थे। तो मेरे हिसाब से नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो सबके पोजीशन वेक्टर्स हमें समझ में आ गए बच्चे। इसे लिख देंगे R4 वेक्टर और इसे लिख देंगे हम लोग Rn वेक्टर। तो अगर मुझे जब 5 नंबर 4 नंबर में डेरिवेशन आएगी करने के लिए, तो
ये तो पक्का कि थोड़ा सा तो लिखना पड़ता है, चीजें सजानी पड़ती हैं। जितना सुंदर डायग्राम बनाओगे उतनी चीजें कम लिखनी पड़ेंगी। मैं भी डायग्राम भी सुंदर बनाऊंगा, चीजें भी ज्यादा लिखूंगा, पर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इट्स अप टू यू। डायग्राम सुंदर बना कम लिख दो, डायग्राम बिल्कुल अपने जैसा खराब बना लो बहुत ज्यादा लिखो। हर खराब चीज को ऐसे लगता है कि वो खराब नहीं है। R1 R2 Rn and note are the position vectors, are the position vectors of q1 q2 qn and। भाई जरा मुझे बताओ यहां तक मुश्किल है क्या आपको? सबके पोजीशन वेक्टर समझ में? रंग बदल रहा हूं, जीवन बदल जाए शायद उससे आपका। चलो हरा रंग नेचर का प्रतीक है तो हरे को कर लेते हैं। इसका नाम बता दो, क्या लिखोगे? जल्दी बोलो इसका नाम। R01 क्या लिखूंगा? जिस पे जाते हैं और जहां से जाते हैं उसे बाद में, तो इसका नाम क्या लिख दिया आपने? R01 वेक्टर। क्या लिख दिया? इट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन Q1 एंड कैपिटल Q। बाद में लिख देंगे। जरा मुझे F01 की डायरेक्शंस बता सकता है कोई? डायरेक्शंस ऑफ F01, डायरेक्शंस ऑफ F01 इन द डायरेक्शन ऑफ R01। इसका अगर नाम लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों बोलो? F01। कोई मुश्किल है क्या बच्चे? समझ में आया? जल्दी से अगर मैं अब चीजों को, इसका नाम बताओ, इसका क्या लिख दूं? इसका नाम बोलो, क्या लिख दूं बेटा? R02, R02 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन Q2 एंड कैपिटल Q2। अगर हम बात करें किसकी? F02 की, तो क्या यही वाली लाइन F02 को रिप्रेजेंट करने वाली है? इसका नाम क्या बन जाएगा? F02। इसका नाम क्या बनेगा? F02। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर हम इस लाइन की बात करें तो इसका नाम क्या रखूंगा मैं? R03। अब ये टीचर होने का एडवांटेज है, सीधी लाइनें मिल जाती हैं। कोशिश करो तुम अच्छे से पढ़ लिख के टीचर बनो। ये क्या लिखो बताओ जल्दी से, इसका नाम क्या लिखो? F03। ठीक है, यानी चीजें अब आपको समझ में आ रही है किस तरह से चीजें घट रही हैं यहाँ पे। ये वाली लाइन का नाम बताओ क्या लिखूं? R04। तो मैं नेमिंग बाद में कर दूंगा, अभी पहले मैं डायरेक्शंस बना लेता हूं। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा, हाँ हाँ N है ना ये, और ये इसका F0N नेमिंग कर देते हैं, पहले फोर्स की कर देते हैं। ये हो गया F04, दैट इज F03, और ये हो जाएगा F0N। अगर हम डिस्टेंस बचे हैं उनकी नेमिंग करें तो हम इस वाले को लिखने वाले हैं R03, इसको लिखने वाले हैं R04, और क्या बचा? R0N। और ये इस तरह से मेरा पूरा डायग्राम सज गया, बन गया डायग्राम। देखने में सुंदर लग रहा है, लगेगा जब आप बनाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। बनेगा ऐसे ही कि आप 1 बाय 1 बनाओ, पहले पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर साथ फोर्स की डायरेक्शंस अलग पेन से बना लो। अगर मुझे लिखने की जरूरत हो तो मुझे बेसिकली चीजें लिखने की जरूरत है, तो मैं लिखूंगा R01 वेक्टर, R02 वेक्टर्स एंड R0N वेक्टर आर द displacement vectors between Q1 Q2 with respect to कैपिटल Q, यानी वो कैपिटल Q के ही रेस्पेक्ट में थे तो सारे,
कोई मुश्किल तो नहीं है। एक और नेमिंग हमें करने की जरूरत है, F01 वेक्टर, F02 वेक्टर से लेके F0n वेक्टर्स आर द फोर्सेस, बाई Q1 Q2 Qn विद कैपिटल Q। ये नोमेनक्लेचर ठीक से लिखने की जरूरत है, पर जब आप डायग्राम इतना सुंदर बनाते तो एग्जामिनर उस मोड ऑफ इंटरेस्ट से हट जाता है कि बच्चे ने लिखा क्या है। अभी आपको लग रहा है कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, सोच के देखो जब तुम बोर्ड देने वाले होंगे यही डायग्राम तो लगे क्या चक्री सी बना रखी है। तो रिप्रेजेंटेशन मैटर्स। तो ये हमसे हो जाएगा बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या कहते थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अभी अभी पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि भैया हम बड़े सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं तो उसी तरह से काम करेंगे। क्या कहा था कि अगर आपको कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स निकालनी है वो क्या होगा? वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। यही तो था, नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस टेकन वन एट अ टाइम। ये स्टेटमेंट भी थी, टेकन वन एट टाइम, यानी एक बार में एक ही को करना है, ऐसा नहीं सभी का एक साथ कुछ खिचड़ी बना दी तुमने वहां पे। तो इसी को मैं अब टेक्निकल भाषा में लिख रहा हूं, आप इस लाइन को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। एफ नेट यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F0n वेक्टर। अगर मुझे समहाउ F01, F02, F03 इन सब की वैल्यूज मिल जाए तो यहां प्लेस कर देंगे, कहानी खत्म। क्यों बार बार इतना लड़ना? क्या हमें किसी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना आता है? अभी लिखा था, अब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है जैसे हमने पहले करा था, अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। तो इस भाषा को देख के बताओ F01 को क्या लिखोगे? F01 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R01 का क्यूब और R01 की डायरेक्शंस। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, मुझे बार बार अब ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं लिखने की कोशिश करता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं। कौन सा बच्चे? एप्सिलॉन नोट है, ये एक मीडियम कांस्टेंट होता है जैसे कैपिटल जी था, तो उसे हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखो नाउ F01 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। हमें दोनों चार्ज लेने होते हैं। देखो दोनों चार्ज कहां होते हैं मैं आपको फॉर्मूले से लिखना सिखाऊंगा। जो यहां है वो Q1 होता है और जो यहां लिखा है वो Q2 होता है, तो यही मिल जाते हैं दोनों चार्ज। तो देखो दोनों चार्ज कैसे मिले आपको, ये रहा कैपिटल क्यू, F01 था ना, तो कैपिटल क्यू Q1 का काम करेगा, Q1 Q2, तो उसी फॉर्मूले में ये क्या हो जाएगा? कैपिटल क्यू Q1 अपॉन R01 का क्यूब और इधर क्या हो जाएगा? R01 वेक्टर। सही है। F02 को क्या लिख दूंगा इसी सीक्वेंस में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू Q2 अपॉन R02 का क्यूब और इधर R02 वेक्टर। मैं ज्यादा नहीं लिखता, मैं डायरेक्टली अब क्या लिख रहा हूं बेटा? F0n। क्या लिखूं बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू Qn अपॉन R0n का क्यूब R0n वेक्टर। हमने सारी वैल्यूज लिख ली, इन सारी वैल्यूज को कहां प्लेस कर देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। तनिषा बाद में लिखा करो, जब मैं समझा रहा हूं तो पूरा समझ लो, क्योंकि इतनी डेरिवेशन से पागल हो जाओगे, है ना, डरा रहा हूं बेवजह। पर थोड़ा सा लिखने का सफिशिएंट टाइम दूंगा, मैं ऐसे भी नहीं मैं एक ही दिन में 10 टॉपिक करा रहा हूं, एक ही टॉपिक कर रहे हैं, तो थोड़ा समझो बोर्ड पे। तो पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो थोड़े से बड़े हो गए आप, ये मान लूं मैं, या अभी अपने मन से मन तो बच्चा है?
देखो इन सब का सम करना है। जब मैं सम करूंगा तो मैं पागलों की तरह पहले ये सारी चीजें लिखूंगा, बड़े हो गए हैं, कैलकुलेशन को छोटा करते हैं। 1/4πε0 कांस्टेंट, कैपिटल क्यू मतलब सब में है तो कांस्टेंट लेके बाहर, तो मैंने लिखा 1/4πε0 कैपिटल क्यू बाहर, अंदर क्या बचा Q1 R01 वेक्टर अपॉन R01 का क्यूब प्लस Q2 R02। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, आप इस R01 को बराबर में बिल्कुल थोड़ी देर बाद ना वो R और नोट और 1 तीनों पैरेलल हो जाएंगे तुम्हारे, ये नीचे लिखा हुआ है छोटा सा है ना, तो चरणों में ही जगह दे इसे। डिवाइडेड बाई R02 का होल क्यूब प्लस ऐसे करके हम Qn R0n अपॉन R0n का क्यूब। ठीक है, ये हमें समझ में आया, जचता भी हमें ये, पर थोड़े से बड़े तो हो ही गए हो, मानो या ना मानो, है ना। घर वाले भी ताना मारने लगे 12वीं में आ गए अब तो पढ़ लो, अब कब समझ आएगा, अब समझ नहीं आएगा तो जीवन में कब समझ में आएगा। लास्ट साल है करियर बनाने का, इसके बाद तो मजे हैं, सबसे बड़ा झूठ। मतलब घर वाले ऐसे ऐसे टुकड़ा डाल रहे होते हैं कि बस फंस जाइए, इस साल मेहनत कर ले फिर तो करनी करनी, जीवन करा देगा इससे, मजे की जीवन है मत पढ़ो। अगले साल से तो पढ़ना ही पड़ेगा, 2 साल मूर्खता में निकाल दोगे, जहां प्लेसमेंट का सर में घूमेगा ना वो एक बवंडर सा, खुद पढ़ोगे। मैंने अपने दोस्तों को नशे करके पढ़ते हुए देखा है यार। चलो इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और लिखेंगे, ये इसके बाद भी लिखा जा सकता है, हम जान लेते हैं। मैं यहां लिखता हूं सिंप्लीफाइड को, एफ नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू। इस वाले सिंबल को बोलते हैं समेशन। आई डोंट नो आप लोग जानते हैं या नहीं जानते, अरे जानते हैं तो फिर इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा तुमने तो बोर्ड दिए, इससे पहले वाले थे कोरोना वॉरियर्स। से लिखेंगे क्यू आई आर नोट आई डिवाइडेड बाई आर नोट आई का क्यूब, और आई कहां से शुरू होगा 1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा n तक चला जाएगा। तो कभी कभी आपको कुछ बड़े टीचर्स ऐसे लिख देते हैं डायरेक्टली इसके बाद, तो आधे बच्चे तो मन में यही दर्द लेके बैठ रहते हैं, ये कहां से आ गया, अभी तो ये नीचे चल रहा था यहाँ, और वहां पैरेलल में भी आ गया, वहां भी है। तो वो लिखने का एक तरीका होता है मैथ्स की भाषा में, और कुछ भी नहीं है। समझ में आया बच्चे। जनरली ये आपसे 2 चार्ज के लिए पूछा जाता है, कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू 2 चार्ज सिस्टम या 3 चार्ज सिस्टम। तो मतलब भैया ये वाला फॉर्मूला कहां तक जाएगा, यहां के खत्म हो जाएगा। 4 के लिए पूछोगे तो 4 पे जाके खत्म हो जाएगा, अगर n के लिए पूछेंगे तो कोई अंत ही नहीं है, फिर इस तरह से कर देंगे। तो जनरली आपसे 2 करके पूछा जाता है कि भैया 2 चार्ज की वजह से कैलकुलेट कर दो, 3 की वजह से कर दो, मैक्सिमम 4, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। बट हमने तो n के लिए लिख लिया, हमसे कुछ भी पूछ ले। समझ में आया बच्चे। 4 के लिए होता तो ये 1 से लेके यहां 4 आ जाता, नहीं लिखते तो ऐसे ही है, या नहीं बस उधर Q1 2 बीच में 3 वाले को गायब करके लास्ट में 4 लिख दो, अगर जब एक ही गायब करना। हाँ पूरा 4 के हिसाब से डायग्राम बनाएंगे, फिर मतलब मान लो 4 आया तो हम यहाँ n क्यों, 4 का तो आज तक आया ही नहीं है बेटा, 2 या 3 बस, तो 2 आता है मैक्सिमम, 2 ही है बस। यहाँ छोड़ के बस इसे हटा देंगे, n वाले को हटा देंगे, 4 चार्ज लेंगे, कैपिटल क्यू लेंगे, और 4 चार्ज में खुद कैपिटल क्यू भी तो है, 3 चार्ज लेंगे। 4 चार्ज हो गए तो 3 ही तो रहे, एक तो कैपिटल क्यू है ना, Q1 मान लेंगे भाई, Q1 पे Q2 Q3 Q4 की वजह से निकालो, क्या हो जाएगा सबसे, जल्दी से लिखो इसे अब, ये 3 नंबर में आता है, कुछ भी डेरिवेशन नहीं है यार। अरे ये तो मैं थोड़ा ढंग से लिख के बता रहा हूं, इतनी बड़ी नहीं है अभी, तो इससे ज्यादा बड़े, इतने बड़े बड़े योद्धा आएंगे इसमें, तुम ये कहोगे ये तो भैया सबसे आसान पढ़ा रहे हो तुम। एक पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ऐसा हो तुम कूद जाओ यहां से, जल्दी से बनाओ भाई।
जितना बढ़िया रिप्रेजेंटेशन रखोगे उतना फिजिक्स को समझने में आसान रहेगा, क्योंकि खुद की राइटिंग समझ पाओगे पर गंदा लिखोगे तो खुद की भी नहीं समझ पाओगे, ये फैक्ट है। और जब आप फाइनल में रहेंगे, जब आप फाइनल की तरफ चलोगे तो लड़ाई ये होगी कि किसके पास नोट्स पूरे हैं। इस साल आपने 11वीं में देखा होगा तनीषा एकदम फुल डिमांड में थी, वो तो शुक्र है उसके पेपर हो गए तो वो सब उससे मैनेजेबल हो गया। तो कोशिश करो अपने खुद के नोट्स बनाओ, और इस बात को ध्यान रखो कि आप 100 नंबर ला सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमसे ना हो। तुम्हारे बोर्ड पे डेली प्रीवियस ईयर्स के न्यूमेरिकल लिखे होंगे, अगर आप उसे कर सकते हो तो आने वाली भी कर दोगे। बोर्ड कभी नया न्यूमेरिकल का जन्म नहीं करता, वो पुराने ही सवालों को रिपीट करता है। अब तो मेंस ने भी यही रट्टा लगा लिया, रिपीटेड कर लो 8-7 साल के, निकल जाता है मेंस। पर तुम इतने बिजी पर्सनैलिटी हो कि अच्छा इतना टाइम कहां है तुम्हारे पास कि प्रीवियस ईयर्स कर लो। क्यों भाई, तुमसे बिजी तो है ही नहीं इस दुनिया में कोई, इंस्टाग्राम तुम्हें चलाना है, स्ट्रीक ना टूट जाए इसका टेंशन है। आजकल एक नया वो आ रहा है, बच्चे उस पर ज्यादा क्या रहा है, एक नया सोशल प्लेटफॉर्म हो रहा है, क्या नाम है उसका, कौन सा, नहीं एक ये बता सकते कौन सा रहा नया, एक नया प्लेटफॉर्म हो रहा है, मैं भूल गया, कल मुझसे कह रहा था भैया आप उस पे हो, मैंने कहा हराम करो, अभी तो इंस्टाग्राम ढंग से चलाना नहीं सीख पाए हैं। मैं बता दूंगा, कल कोई मुझसे पूछा था भैया उस पे सब लोग आ रहे हैं आप भी आओ ना, कल सारे इकट्ठे आएंगे फिर, तो फिर वो सारी दिक्कतें हैं तुम्हारी लाइफ में, फिर बर्गर खाना है, फिर बर्गर की स्नैप होनी चाहिए, है ना, तुम यही तो चल रहा है तुम्हारे जीवन में। ऐसे ऐसे लोग हैं कि दूसरे की थाली की स्नैप भेज रहे हैं। नहीं है तो बेटा ये वरदान है। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास एक बच्चा था इस साल, आर्यन, आर्यन उसका नाम था, 12th क्लास का वो एस्पिरेंट है, नीट भी देगा अभी, तो लास्ट में आके पढ़ा थोड़ा सा, उसका कहीं कोचिंग वोचिंग कर रहा था तो उसका सिलेबस मैनेज नहीं हो पाया, तो उससे मिले। अब 12वीं के पेपर उसने अभी दिए, मतलब 2023 में उसने 12वीं के पेपर दिए हैं। तुम यकीन करोगे कि उसने आज तक बर्गर नहीं खाया, आज तक उसने पिज्जा नहीं खाया, आज तक उसने कोई भी चिप्स जो होते हैं ना जो रैपर में आती हैं चीजें, वो नहीं खाई। मैं यकीन नहीं था मुझे, आज तक उसने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। नहीं है, मैं पहले जैसे जितने तुम सोच रहे हो इतना मैं भी था, भगवान है वो इंसान कहाँ है। तुम अपने घर वालों की ऐसी बात बता दो तो उसकी फोटो लगा दे घर में, बेटा इसे देखो। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, तो इंस्टाग्राम पे ना होना भी भगवान से कम नहीं है, तुम एक अच्छे जगह हो, बीमारी है इंस्टाग्राम। बेटा आप बीमार हो तो आपको बीमारी कहां से लगेगी। चेंज करो स्लाइड। अभी आप बहुत छोटे, टाइम ऐसे खराब हो जाता है आपका पता ही नहीं चलता। देखो अब आपको पता क्या लग रहा है, आप 12th में आए, 12th से गए, ये 20 का टाइम कैसे चले जाएगा आपको भी नहीं पता, 11 का भी नहीं चला था, उससे ज्यादा नर्क जीवन हो जाएगा ये। अच्छा सैटरडे, ये वाला तो छोड़ देंगे हम, ये वाला सैटरडे तो नहीं करने वाले क्योंकि थोड़ा सिलेबस करना है। उसके बाद जितने भी हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर्स मेंस, नीट और सीयूटी के ही न्यूमेरिकल करेंगे, हम कोई सिलेबस आगे नहीं बढ़ाएंगे। सैटरडे फॉर द कॉम्पिटिशन ओनली। सर ने जैसे कहा, मैं अपने प्लान से बता रहा हूँ, सर जो का वो टेस्ट के बाद, ये नहीं है कि हम अपने रेगुलर क्लासेस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे टेस्ट को लेके, ठीक है। टेस्ट के बाद, इस बार भी तो हमने ऐसे करा था, थोड़ा सा बड़ा था, टेस्ट कंडक्ट कर लिया था। तो क्योंकि क्या होगा जब हम पढ़ेंगे तो वर्कशीट मिलेगी, अगर एक ही दिन वर्कशीट नहीं मिली तो वो फ्लो टूट जाएगा पूरा। और अभी तो वो असाइनमेंट तैयार हो गया चार्ज का, वो इस वाले संडे में करना है आपको। इसका लिख लो, प्रीवियस इज क्वेश्चंस ऑन सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, पीवाईक्यू ऑन सुपरपोजिशन। ये जो पीवाईक्यू हैं बच्चे, ये मैक्सिमम तो सीबीएसई के हैं, पर एक दो न्यूमेरिकल इनमें नीट का भी है, वो मैं बताता नहीं हूं, किसी दिन सोल्व कर लोगे तब तुम्हें सरप्राइज कर दूंगा, ये तुमने नीट का सोल्व गलती से कर लिया।
मतलब 3 साल, मतलब 3-4 महीने मेरे साथ रहा था, तो लगभग हम डेली पिज्जा मंगाते थे। फिर एक दिन उसके फादर के साथ भी बैठे थे हम लोग, वो कह रहे सर ये हमने नहीं खाया तो ये कैसे खा लेंगे। उसके पापा कोई ड्रग इंस्पेक्टर हैं। तो भाई ये तो देखो ना, इस मार्केट में आया जहां उसे सब कुछ अवेलेबल है, उसने मना कर दिया भैया मैं नहीं खाऊंगा। एक दो बार तो मैंने कहा खा ले कुछ नहीं हो रहा, अनहाइजीनिक फूड है क्यों खाएं। खा ले तो जब भी नहीं लगता, कितना ही खा ले। तो ये सिर्फ सोच का खेल है। एक बुक पढ़ो, मजा आएगा जीवन जीने में। भारत दर्शन करके एक बुक है, मजा आएगा। वो दोनों में मिलेगी, भारत दर्शन साइकोलॉजी के नाम से दोनों में पब्लिश्ड है, मजा आएगा पढ़ के। वो बोलते हैं। हाँ चेंज करें यार, गरीब लोगों को जल्दी जल्दी लिख लो। साइकोलॉजी अपना आप में एक मेटाफिजिक्स के बारे में मेटाफिजिक्स है एक ऐसा फिजिक्स जिसका मतलब एक ऐसी विचारधारा जिसका एक्सप्लेनेशन उसे फिजिक्स बोलते हो, जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है उसे मेटाफिजिक्स बोलते हैं, वो साइकोलॉजी का पार्ट है। यानी फिजिक्स भी एक साइकोलॉजी का ही पार्ट है यार, ये मुझे पता चला। साइकोलॉजी, अच्छा जब सब कुछ पढ़ लेते हो तो बाद में टीचर क्या करते हैं, एमफिल करते हैं। आपने पीएचडी करने के बाद भी लोग क्या करते हैं, एमफिल। व्हाट इज एमफिल? साइकोलॉजी मास्टर। यानी आप सब कुछ पढ़ने के बाद भी साइकोलॉजी पढ़ते। हाँ जी। अच्छा ये आपकी वर्कशीट है, चेंज करें भाई। अब न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। हाँ। चलो वो भी अपनी जगह सही सोच रहे थे। लिखो प्रीवियस ईयर्स न्यूमेरिकल फ्रॉम सुपरपोजिशन। अब आज की क्लास बचे हुए 10-15 मिनट जो भी बचे हो, कल की क्लास, परसों की क्लास, 3 दिन हम न्यूमेरिकल करेंगे। मजा आएगा न्यूमेरिकल करके। इस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस दिला दूंगा कि तुम 100 नंबर लेके आओगे। हर चैप्टर के अच्छे बेटा, क्लास मिस मत करना, न्यूमेरिकल हो जाएंगे। कंफर्टेबल बच्चे से तो आते तुम 10वीं क्लास महीने, तुम्हें ये समझ में साइंस नहीं होती, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है या चलो न्यूमेरिकल करने का एक तरीका होगा, एक वे होगा, वो वे डेवलप करेंगे। न्यूमेरिकल आप सारे कर दोगे, ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा जिसे आप नहीं कर सकते। बट जैसे जैसे मैं आपको सोचने का तरीका डेवलप करूंगा, आप वैसे ही करो। कोई दूसरा तरीका भी मोस्ट एक्सेप्टेबल, अगर उसमें कर सकते हो। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल उठाता हूं, उसे आप समझेंगे और उसी के हिसाब से मैं और कहानी को नरेट करता चला जाऊंगा। कोई भी कुछ नहीं लिखेगा, ड्रॉप योर पेन और सिर्फ सुनो कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं आपको। जब भी न्यूमेरिकल में 2 से ज्यादा चार्ज आ जाए तो थोड़ा सा सचेत हो जाना है, अपनी इंद्रियों को खुला कर लेना कि थोड़ा सा कुछ ठीक होने वाला है। क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं, कुछ नेमिंग कर देते हैं। तो इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देता हूं ओ, इसका नाम बी। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने क्वेश्चन में कह दिया कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन ओ, कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन ओ, ये न्यूमेरिकल हमें बना के दिया। कैलकुलेट द नेट फोर्स, कैलकुलेट द नेट फोर्स
ऑन ओ, बोल जाएगी भैया ओ पे नेट फोर्स बता दो कितना है। तो हमारा सबसे पहला प्रोसीजर होगा कि जिस चार्ज पे आपसे फोर्स है उस चार्ज को हम अपने हाथ से छुपा लेंगे, हाथ से आप छुपा लेंगे। ये मैं थोड़ा ये छुपा। अब बताओ कितने चार्ज बचे, तो जितने चार्ज इसके अलावा बचे उतने फोर्स बनेंगे, उतने फोर्स बनेंगे। दूसरा काम करेंगे हम उन फोर्स की डायरेक्शंस, उन फोर्स की क्या बनाएंगे, डायरेक्शंस। और मेरे हिसाब से उसमें तुम मास्टर कर चुके हो पिछली क्लासों में, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, सिंपल। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, ठीक है बच्चे, स्टेप समझ में आए। छुपाया, छुपाने के बाद देखिए कितने चार्ज है, जितने चार्ज है उतने क्या बने हमारे पास, फोर्स। उसके बाद हम फोर्स के लिए डाटा लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, डाटा। यानी अगर मुझे FOA कैलकुलेट करना हो तो मुझे Q1 पता होना चाहिए, Q2 पता होना चाहिए और R पता होना चाहिए, फॉर्मूला लगा दूंगा। तो जो पहले पे रखा है वो Q1, जो दूसरे पे रखा है वो, यानी Q1 किसके बराबर, O पे क्या रखा है 3 माइक्रोकुलम, Q2 किसके बराबर 2 माइक्रोकुलम, सही है। और क्या चाहिए मुझे, जो वर्ड लिखे इनके बीच का जो डिस्टेंस है, क्या है इनके, कोई मुश्किल है क्या, समझ में आया। इसके हिसाब से फॉर्मूला होता है 1/4πε Q1 Q2। चलो मैं इसे थोड़ा आसान कर देता हूं, इसे थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्यों भी क्यों, और इसको मैं मान लेता हूं क्यों भी। अब ठीक है बच्चे, वो कंफ्यूजन हो जाता है, मैं मान रहा हूं क्यों में मान लिया, अब तो कोई मुश्किल नहीं है। कोशिश करेंगे या सारी वैल्यू एसआई सिस्टम में लिखी है क्या, एसआई सिस्टम में नहीं, कन्वर्ट कर लेंगे। 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। समझ में आया, यहाँ तक हमें कोई मुश्किल है क्या, ऐसा ही सिस्टम में हो गया। अकेली फोर्स थी क्या ना, सबका डाटा लिखेंगे ऐसे लाइन बना के। हम दूसरा डाटा किसके लिए लिख रहे हैं, FOB, इसके लिए भी Q1 चाहिए और क्या चाहिए Q2 और क्या चाहिए R। इसके लिए Q1 बोलो, सीख गए तुम लिखना, O पे जो लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट आप बड़े हो जाओगे तो ऐसे लिख लिया करो, माइक्रो ना लिख के, वहीं से लिख लेंगे। इसमें बोलो क्या लिखूं, 4 इंटू, कोई मुश्किल हुई, R, डाटा लिख लिया, कोई मुश्किल है क्या। क्या मैं अब FOA लिख सकता हूं, क्या हो जाएगा FOA 1/4πε0 Q1, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि वेक्टर का काम मैं किससे कर रहा हूं, एरो से कर रहा हूं। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, डायरेक्शन हम अलग से कैलकुलेट करें। 99% यही करना है, 2-4 क्वेश्चन में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वेक्टर फॉर्म में तब लिखेंगे जब IJK की फॉर्म में लिखा होगा, अगर IJK की फॉर्म में नहीं है तो वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे। क्या मैं इसे भी लिख लूंगा बेटा, FOB 1/4πε0 Q1 Q2/R²। मेरे हिसाब से डाटा प्लेस करके इसके आगे की कैलकुलेशन तो बढ़ा लेंगे हम। चलो 4 बीइंग मैं कर देता हूं, 9 इंटू 10⁻9 किसकी वैल्यू हो गई 1/4, Q1 Q2 की वैल्यू बोलो, 3 2 जा 6 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9। तो मैंने सोल्व करा, इट्स कम्स टू बी 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। किसका मैग्नीट्यूड आ गया बच्चे, ये FOA का आ गया, एज सिंपल एज इट इज। क्या हम FOB का भी लिख लेंगे, 9 इंटू 10⁻9, 3 4 जा 12 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 9 से हाउ मच इट इज -3 न्यूटन। अगर मैं इन दोनों में भी रिलेशन बनाना चाहूं तो 2 इंटू करके कर लूंगा, इफ रिक्वायर्ड कर लेंगे, यहां तक कोई मुश्किल है क्या। क्वेश्चन में मुझसे ये कहा था इंडिविजुअल कैलकुलेट करो, कहा था नेट कैलकुलेट करो। नेट के लिए अब हमारा वेक्टर जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था वो काम में आएगा। बना दो पैरेललोग्राम, अगर 2 है तो क्या बना दो, ऐसे बनाते थे पैरेललोग्राम, तो हम ऐसे बना दिया करते थे पैरेललोग्राम, ये
ये, और नेट फोर्स कौन सा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, एफ नेट हो जाएगा। ये क्या हो गया, एफ नेट। ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर है। एफ नेट कैसे लिखते थे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पर ये वाला एंगल कितना दे रखा है हमें, तो ये नहीं, मैंने इसे यहां तक कर दिया, अगर हमने इसे यहां तक ऐसे मान लो कर लिया, तो अब मैं क्या लिखने वाला हूं, एफ नेट ऑन ओ, एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ ओ बी स्क्वायर प्लस एफ ओ ए स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि cos 90 क्या हो जाएगा 0। अगर इन दोनों में भी मैं सिमिलरिटी लिखना चाहूं तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, 2 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर, यानी मैं ऐसे लिख दूंगा एफ ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एफ ओ ए, क्योंकि यहां वैल्यू प्लेस करना मूर्खता है, कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे हम, पहले बाहर निकाल लेंगे बाद में सोल्व करेंगे। तो अगर आप मुझसे कह रहे हो कि भैया ऐसे कर लो, तो मैं ऐसे लिख ले रहा हूं, एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ ओ बी को क्या लिख लूं, 2 इंटू एफ ओ ए का होल स्क्वायर। भाई एफ ओ बी कैन बी रिटन एज, क्योंकि 2 इंटू 10 टू द पावर 6 है और वहां कितना है 6, तो 2 गुना ज्यादा है, प्लस एफ ओ ए स्क्वायर, कितना आया बेटा 5 एफ ओ ए स्क्वायर हो जाएगा मेरे हिसाब से, हो जाएगा क्या भाई, 2 दूनी 4 और 4 एफ ओ स्क्वायर प्लस 1 5, तो इसी को क्या लिखोगे, एफ नेट इज एफ ओ ए रूट 5, एफ ओ ए की वैल्यू है हमारे पास, हाँ 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, उसे यहां प्लेस कर दूंगा तो एफ नेट कितना आया 6 इंटू रूट 5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन, ये फोर्स आ गया। बट फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, ये क्या आया सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ क्या आया। अब डायरेक्शंस हमें कैलकुलेट करनी है, तो डायरेक्शंस कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, tan अल्फा, याद करो ट्रायंगल ऑफ, उसे मैं फिर से बताऊंगा कैसे उसे लगाते हैं। क्या इतना हमें समझ में आया, कोई मुश्किल तो नहीं है, पक्का। तो 5-10 मिनट ऊपर जाएगी क्लास, आई थिंक वो मैनेजेबल है। तो देखो उसको मैं समझाता हूं कैसे करते हैं हम। -3 कहां पे आएगा बेटा, अच्छा नीचे, सॉरी, अच्छा ये, चलो इसे -3 कर देते हैं। tan अल्फा लगाने का मैं पहला और आखिरी रूल बना रहा हूं, इसके बाद नहीं बता पाऊंगा, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो पर आज बिल्कुल जीरो से बताऊंगा, जैसे आपको आता ही नहीं है। तो मैं आपको फॉर्मूला लिखना सिखा रहा हूं, फॉर्मूला आपको याद भी होगा, मैं नहीं है तो मैं एक बार फिर फॉर्मूला लिख के दिखा दे रहा हूं। tan अल्फा का मैंने डायग्राम भी नहीं बनाया, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा। इफ थीटा इज, अगर थीटा कैसा रहा हो बच्चे 90 रहा हो, तो हम tan अल्फा को सिर्फ परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा लेते हैं, मैं अभी प्रूफ भी करके दिखाऊंगा आपको, यानी a परपेंडिकुलर रहा होगा और b बेस रहा होगा। डायग्राम देखो, ये फॉर्मूला किसके लिए बना हुआ है, ये a वेक्टर, ये b वेक्टर और ये रिजल्टेंट वेक्टर। इस वाले एंगल का नाम था अल्फा, हमने ऐसे लाइन आगे बढ़ाई थी, इस वाले एंगल का नाम था थीटा, और ये लाइन ऐसे थी, ठीक है, यही तो था। अब हमें ये तो याद आ जाता बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, पर हमें ये नहीं पता होता कि साइन के साथ ए को लिखें बी लिखें, क्योंकि हर सिचुएशन में ऐसा डायग्राम नहीं बनता, कभी उसके सर ऊपर होंगे पैर नीचे होंगे, तो उसकी एक ट्रिक याद करते हैं। जिसके साथ अल्फा बनता है, बीटा के साथ बन रहा है या ए के साथ बन रहा है, वो कभी भी साइन और कोस के साथ नहीं आता। जिसके साथ एंगल बनता है वो कभी भी साइन और कोस के साथ नहीं आता, देख लो, जिसके साथ एंगल बनता है वो कभी भी साइन और कोस के साथ नहीं आता, समझ में आया। जिसका साथ बनता है वो प्लस में आ जाता है। इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं, ये देखो,
मैं डायग्राम का ओरिएंटेशन बदल देता हूं और आप फिर भी आप इस फॉर्मूले को लिख पाओगे। ये बी वेक्टर है तो इसे किस में कन्वर्ट करोगे? पैरेललोग्राम में। चलो पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो गया पैरेललोग्राम, ये हो गया पैरेललोग्राम। रिजल्टेंट कौन सा होगा? डायगोनल। तो ये वाला डायगोनल क्या कहलाया जाएगा बच्चे? रिजल्टेंट। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम अल्फा इसे भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी अल्फा इसे भी मान सकते हो, कोई मुश्किल तो नहीं है। इसके लिए tan अल्फा लिखना a sin थीटा अपॉन, अब कोई दिक्कत है क्या? ढूंढ लेंगे, आसान है। अब उस एक्सरसाइज पे आते हैं जिसे हम कर रहे हैं, ये ट्रिक याद रहेगी अब हमेशा। यहां देखो आपके पास ये वाला FOB और ये वाला FOA है, आपके पास ऑप्शन ओपन है, आपके पास ऑप्शन ओपन है कि आप जिसे चाहो उसे क्या मान लो, उसे अल्फा मान लो। तो ये मान लिया तुमने अल्फा, लो जी भैया ये अल्फा। अब बता दो साइन कोस के साथ कौन आने वाला है, FOA या FOB? FOB आएगा। तो यानी यहां के लिए tan अल्फा, यहां के लिए अगर हम tan अल्फा लिखें तो tan अल्फा इज FOB साइन थीटा अपॉन, भैया लिख पाओगे? एंगल कितना दे रखा है? तो ये वाला टर्म अपना आप सही हो गया, कोस 90 और साइन 90 एक, क्या बन गया? FOB अपॉन, अपने पुराने फॉर्मूले से लिखा है। इस डायग्राम में देखना, अगर ये अल्फा है तो ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन क्या है? बेस है। तो ऐसे भी लिख लो, अगर ये समझ में आए तो ऐसे भी लिख लेंगे, वो समझ में आए तो वैसे लिख लेंगे। व्हाट इज FOB? है या नहीं है? तो tan अल्फा कितना आ गया? 2। तो अल्फा कितना आ गया? tan इनवर्स 2। जरूरी नहीं आपको एंगल लिखना है, tan इनवर्स 2 इज ओके। समझ में आया बच्चे? तो डायरेक्शंस कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं, आई थिंक हमें समझ में आया होगा। एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे फिर मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा, क्योंकि जितना मैंने अगर करा है तो वो सारा जीरो हो जाएगा अगर हम उस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ना करें। इसे करने की जरूरत है, स्क्रीन शेयर कर दूंगा, वहां से प्रैक्टिस कर लेंगे। हम ये वाला न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, सारे लोग करेंगे। अब आपको मैं 2, आप इसकी एक्सरसाइज बनाओ फिर मैं कराऊंगा सोल्व। 1 अपॉन की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। गरिमा इस फॉर्मूले को ऐसे मान ले जैसे ग्रेविटेशन का था, फॉर्मूला लगा और सोल्व करो, कर सकते हो, जरा करो। ऑनलाइन वाले बच्चों को डायग्राम नहीं दिख रहा होगा तो डायग्राम मैं एक बार फिर से रीड्रॉ कर देता हूं। इस पॉइंट का नाम है P, ये है 10 सेंटीमीटर, इस पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम है B, ये वाला एंगल है 90 डिग्री, APB, and the situations are find the magnitude of the resultant force on charge 1 microcoulomb due to 2 charge 2 into 10 to the power minus at A and B। अच्छा, A पे कितना रखा है? फाइंड द मैग्नेटिक रिजल्टेंट ऑन अ चार्ज हेल्ड एट P। यहां पे जो चार्ज रखा हुआ है P पे, दैट इज 1 माइक्रोकूलम, ये क्वेश्चन में दे रखा है। A और B पे जो चार्ज रखा हुआ है यहाँ 2 into 10 to the power minus 8 कूलम पॉजिटिव में, और यहाँ भी आपको चार्ज दे रखा है 2 into 10 to the power minus 8 कूलम पॉजिटिव में, and the distances are such that AP is 10 centimeter, BP is 5 centimeter। बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल है, ऐसे ही करा अभी आपने थोड़ी देर पहले। कितने फोर्स हैं? दोनों की डायरेक्शंस बनाओ, दोनों का डाटा लिखो, दोनों को इंडिविजुअल सोल्व कर लो, उसके बाद नेट फोर्स की तरफ चलेंगे। मेरे हिसाब से हम ये वाला डायग्राम हटा देते हैं, इसका कोई यूज हमारे एज सच है नहीं, इसे थोड़ा सा अलग कर देते हैं। यहाँ चला जाता हूँ, हम P पे नेट फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो छुपा दिया, कितने फोर्स हैं? 2, सारे ही चार्ज पॉजिटिव हैं तो इसमें कोई नहीं। पे चार्ज का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा अलग है, बी पे चार्ज का मैग्नीट्यूड है -10।
यहां पे थोड़ा सा अलग है, ये से हटा देते हैं। कितना है बेटा? -10 की पावर -8 कूलम, ये है, इस तरह से। P पे C की वजह से बताओ फोर्स किस तरफ? P पे C की वजह से यही हो जाएगा, फोर्स PC, PB, सॉरी ये B है ना, B, तो फोर्स कितना हो जाएगा? PB। PB पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, तो कैसे हो जाएगा बच्चे? ये इस तरफ FPA। दोनों का डाटा लिखो, दोनों का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट है क्या बच्चे? अच्छा, FPA ऐसे लिख लेना, Q1 Q2 और R, फिर ऐसे लाइन बना लें, फिर आप लिखेंगे FPB Q1 Q2 और R। मैंने आपको एक नोट भी लिखवाया हुआ है, चार्ज का साइन इंक्लूड नहीं करेंगे फोर्स के न्यूमेरिकल में, वो डायरेक्शंस को बताते हम यहाँ रिप्रेजेंट कर चुके। किसका बच्चे? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस तरफ आ जाएगा फोर्स ऑन P। P पे जो चार्ज रखा है वो Q1 का काम करेगा, 1 × 10⁻⁻6। Q2 पे जो चार्ज रखा है, यानी A पे जो चार्ज रखा है, 2 × 10⁻⁸8। और R की अगर हम बात करें तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10⁻² मीटर। अगर मैं PB के लिए बात करूं तो 1 × 10⁻⁻6, Q2 की बात 10⁻⁸8, और R की बात करूं तो कितना बच्चे? 5 सेंटीमीटर। दोनों का डाटा एक बार हम लोग लिख लेते हैं। FPA हमेशा फॉर्मूला जरूर लिखना है, जितनी बार भी न्यूमेरिकल करेंगे उससे पहले फॉर्मूला तो लिखना ही है, फॉर्मूले के ही नंबर मिल जाते हैं मैक्सिमम टाइम। तो Q1 is 10⁻⁻6 and Q2 is 2 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 10 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इन द सेम वे हम किसके डाटा लिख लेंगे? FPB 1/4πε0 Q1 Q2 by R square, 9 × 10⁻9 10⁻⁻6 × 10⁻⁻8 होल डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो आई थिंक यहां तक समझ में आया। इसके बाद क्या करने वाले हैं हम? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, FPA स्क्वायर प्लस FPB स्क्वायर प्लस 2FPA FPB cos 90। तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट अभी थोड़े से नए हैं तो हम लिख लेंगे। तो F नेट कितना आएगा? उससे पहले प्लीज श्योर करें कि ये पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू में आ जाए, तो उससे थोड़ी चीजें आसान हो जाएगी। मुझे पता है कि ये वाला फोर्स उससे 1/4 टाइम कम होगा, क्योंकि इसे 5 × 2 लिख सकता हूं ना मैं, तो मुझे पता है FPB है, तो ये रिलेशन बीइंग टाइम हमें समझ में आ जाएंगे। अभी आप पूरा सोल्व करके कर सकते हैं। तो क्या मैं इसे आपके घर के लिए एक्सरसाइज छोड़ दूं? करोगे? कल घर से करके आएंगे, इसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे। वर्कशीट लेके जाएंगे सब लोग, उसके बाद नहीं।